हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो स्वागत है आपका सिविल जर्नी चैनल पे। तो आज हम जनवरी पीटी जो हमारी मंथली मैगजीन है वेतन को उसको हम आगे बढ़ाते हैं उस पर डिस्कशन, और हम आज डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम इंडिया का इंटरनेशनली जिन जिन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस हैं हम उनकी बात करेंगे। इंटरनेशनल जो भी होता है उसमें कंट्रीज़ भी आती हैं प्लस ऑर्गेनाइजेशंस आता है। जो सिग्नेटरीज होते हैं वो आते हैं। तो कंट्रीज़ में जैसे हो गया इंडिया रिलेशन विद यूएसए, चाइना, रशिया, और ऑर्गेनाइजेशन में यूएनओ, आईएमएफ, इस तरीके की जो होती हैं, एससीओ, इन तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम डील करते हैं। जो आईआर होता है उसमें कई सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। आईआर में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है लोकेशन, किसी भी कंट्री का कहाँ पे लोकेशन है। प्लेस भी इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद उसकी जियोग्राफी भी इम्पोर्टेंट होती है, इकोनॉमिक्स भी इम्पोर्टेंट होता है, और वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिला के हम आईआर के बारे में पढ़ते हैं। और आईआर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपको इंटरेस्ट आ जाए तो ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट होता है फॉर मेंस एज वेल, पीएसआईआर सब्जेक्ट। अभी हम चलते हैं इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो पहला न्यूज़ जो है इंडिया एंड ग्लोबल साउथ का है। तो पहली बात तो ये है कि ग्लोबल साउथ क्या चीज़ है, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। तो हम एक थ्योरी है बाय पर्सन, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये है ब्रांड लाइन, ये ब्रांड भाई साहब थे, इन्होंने एक लाइन बनाई थी। ये आप जो लाइन देख रहे हैं, ये जो पूरी लाइन देख रहे हैं आप ब्लैक कलर की, ये इन्होंने लाइन बनाई थी और इन्होंने कहा था कि रिच नॉर्थ और पुअर साउथ। तो ग्लोबल साउथ जो है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में दुनिया डिवाइड करी है भाई साहब ब्रांड ने। और उन्होंने कहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो नॉर्थ है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, वो सब ग्लोबल साउथ है। ठीक है, तो इंडिया अभी ग्लोबल डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए हम अभी इंडिया जो है ग्लोबल साउथ में आता है, ना कि ग्लोबल नॉर्थ में आना है। हमको ग्लोबल नॉर्थ में आने का एस्पिरेशन रखना है। ठीक है, तो ग्लोबल साउथ में अगर जब अभी हम हैं तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि जितनी भी कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ में हो, अगर वो साथ में मिलकर काम करेंगी तो हमारा जो काम होगा वो ज़्यादा बेटर होगा, हम ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे, हमें साथ मिलेगा, हमें इंटरनेशनल मंच पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, हमारा एक साख बनेगी वर्ल्ड में। ठीक है, तो अभी हम ग्लोबल साउथ में देखें तो जो सबसे बढ़िया डेवलपिंग कंट्री हैं, अगर चाइना को भी ले लेते हैं जो कि अपने आप को डेवलप भी कह सकते हैं इसको, लेकिन डेवलपिंग में आ रहा है, प्लस इंडिया है, प्लस बांग्लादेश है, प्लस साउथ अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, प्लस लैटिन अमेरिका है। तो तो ये जितनी कंट्रीज़ हैं ये सब आपकी ग्लोबल साउथ में आती हैं। अब आते हैं, देखते हैं न्यूज़ में क्यों था ये, क्योंकि ये एक वर्चुअल समिट हुई थी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जिसको इंडिया ने होस्ट किया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20 प्रोवाइड इट opportunity टू शेयर द आइडियाज़ एंड एस्पिरेशन ऑफ कंट्रीज विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन G20। तो जो G20 में नहीं होते हैं उनको इंडिया की प्रेसिडेंसी में ये मौका दिया गया था कि वो आए और अपनी बात को रखें। और इंडियन फिलॉसफी वसुधैव कुटुंबकम इसका मेन मोटो था। और जो सबमिट था उसको रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्म का उसमें एक एजेंडा रखा गया था, और जिससे कि वर्ल्ड में जो है री एनर्जाइज हो सके दोबारा, जो कोविड के बाद जो एक माहौल हो गया था उसको जो है री एनर्जाइज कर सकें। तो इनिशिएटिव लॉन्च इन सबमिट की हम देख लेते हैं। आरोग्य मैत्री, वेलनेस फ्रेंडशिप। तो एसेंशियल मेडिकल सप्लाई, क्योंकि इंडिया जो है फार्मा का दुनिया में नंबर एक कह सकते हैं कंट्री है। फार्मा में हमारी बहुत सारी वैक्सीन हम बनाते हैं, इंजेक्शन हम बहुत बढ़िया बहुत सस्ते बनाते हैं, दवाइयाँ जेनरिक मेडिसिन हमारे पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो आप सब जानते हैं कोविड के टाइम में यहाँ से कितना सारा एक्सपोर्ट हुआ है वैक्सीन्स का, दवाइयों का। तो आरोग्य मैत्री से हम एसेंशियल मेडिकल सप्लाई करेंगे टू डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनके यहाँ नेचुरल डिजास्टर है या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। ठीक है, जैसे सूडान हो गया, इक्वाडोर हो गया, इजिप्ट हो गया। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ में, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल साउथ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात हुई है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हों आगे आगे के लिए, जो भी चीज़ें हों, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक में कुछ चीज़ हो, एजुकेशन के सेक्टर में कुछ हो,
स्पोर्ट्स के सेक्टर में कुछ हो, जो भी हो, वहाँ पे हम एक एक्सीलेंस सेंटर बनाएंगे जहाँ पे यहाँ के टैलेंटेड लोग जाकर अपने टैलेंट से जो है डेवलपमेंट में भागीदार बन सकें। ठीक है, ग्लोबल साउथ साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। तो साइंस और टेक्नोलॉजी को इनिशिएटिव ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ में बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव है। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम, यहाँ पर डिप्लोमेसी में यंग लोग आएँ इसके लिए एक फोरम बनाया गया है, और यूथफुल ऑफिसर्स ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री डिफरेंट कंट्रीज से आपस में बात कर सकें। फिर आता है ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप है टू स्टूडेंट्स विच आर इन डेवलपिंग कंट्रीज़, और उनको हायर स्टडी करना है इंडिया में, तो उनको एक ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं ग्लोबल एजेंडा क्या है। रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्म। तो रिस्पॉन्ड में आता है कि प्रायोरिटी जो है अभी ग्लोबल साउथ की, उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। फॉर एग्जांपल हंगर, या अगर हम देखें तो पूरा ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो हम पूरा ही कह सकते हैं एक प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ की। अब 17 SDGs हैं, 17 SDGs को याद करने का मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। ठीक है, उसको आप देखेगा तो आपको 17 SDGs सही से याद हो जाएंगी। तो उसके बाद रिकॉग्नाइज दैट द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाइज टू ऑल ग्लोबल चैलेंजेस। तो हमें चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, रिस्पॉन्ड करना है, रिकॉग्नाइज भी करना है जो चैलेंजेस आने वाले हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज या इनइक्वालिटी, ये सब चैलेंजेस हैं ग्लोबल साउथ के। फिर रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ नेशन, रूल ऑफ रेजोल्यूशन एंड पीसफुल डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स। तो ये है कि भाई जो भी छोटी छोटी कंट्री हैं उनकी भी सोवरेनिटी हमको रिस्पेक्ट करना है, वहाँ पे भी लॉफुल और पीसफुल नेशन हो, क्योंकि जब तक पीस नहीं होगी तब तक जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद रिफॉर्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन टू मेक देम मोर रेलिवेंट। अब UN में सिर्फ USA की बात सुनी जाए, या बड़ी कंट्रीज फ्रांस की बात सुनी जाए, UK की बात सुनी जाए, चाइना की बात सुनी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे छोटी कंट्रीज की बात भी सुनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक पार्ट है पूरे वर्ल्ड का। अब चैलेंजेस देखते हैं, चैलेंजेस क्या ग्लोबल साउथ के पास। ग्लोबल साउथ पहली बात तो डेवलपमेंट बहुत कम है, इनकम बहुत कम है, वर्ल्ड का बहुत ही कम हिस्सा इनकम यहाँ पर है। एजुकेशन भी बहुत कम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत कम है, जो एवरेज देखा जाएगा ग्लोबल साउथ में बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज अगर हम गिनने लग जाएं तो ये पूरा एवरेज जो है जो हमारे एशिया का है उसको डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो है यूनाइटिंग द ग्लोबल साउथ। अब जब सब में इतनी इतनी दिक्कतें हैं, सब देश की अपनी अपनी, तो यूनिटी नहीं हो पाती है ऐसे में। तो उस तरह यूनाइट करना है हमको, इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन को कम करना है, और पॉलिटिकली एक अच्छी विल रखनी है कि हमको डेवलप्ड नेशन की तरफ आना है। ठीक है ना। उसके डोमेस्टिक इशूज, अब देखिए इस तरह से सूडान में या पाकिस्तान में देखिए आप, जो है वहाँ पे टर्मोइल चलता रहता है, और बार बार जो है एक तरीके से डिक्टेटरशिप आती है, या मिलिट्री रूल आ जाता है, कूप हो जाता है इंटरनल। ये सब बहुत कॉमन है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ये नहीं होने चाहिए। ये होता है तो आपका डेवलपमेंट रुक जाता है, वहाँ पावर स्ट्रगल ही चलता रहता है। उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, तो जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो पास्ट एक्सपीरियंस है G77 का है, इससे हमको ज़्यादा इशू फ़ायदा नहीं हुआ था, तो हमको आगे ऐसा काम करना जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो। वेस्टर्न हेगेमनी इन फाइनेंस, तो जैसा है वेस्ट की कंट्रीज़ या ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज़, उनका मनी पे बहुत ज़्यादा होल्ड है, तो उसको जो है ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद नॉन इंक्लूजन, तो कंट्री लाइक चाइना पाकिस्तान वर नॉट इन्वाइटेड टू ग्लोबल साउथ समिट हैंड शोइंग रिफ्ट इन ग्लोबल साउथ। तो ये भी एक इशू है कि चाइना और पाकिस्तान नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया में हो रहा था, तो इससे भी दिक्कत है कि ये डिवीज़न है, एक यूनिटी नहीं है, लैक ऑफ यूनिटी ही कह सकते हैं इसे। तो ये भी एक दिक्कत है। ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल साउथ क्या है, तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा दिक्कत है। एनर्जी कंजम्पशन, मतलब एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है लेकिन बनती कम है। पॉवर्टी इनइक्वलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज, साउथ कोऑपरेशन, मतलब साउथ की कंट्री में कोऑपरेशन नहीं, जो अभी आपने यहाँ पे देखा नॉन इंक्लूजन में। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज, हम रिच हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, पूरा अफ्रीका रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, फिर भी हम गरीब हैं, क्योंकि उसका जो है एक्सप्लॉटेशन पहले बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दिक्कत है वो 4 दिक्कतें जो हमारे साथ थी। कॉलोनियल पास जो हमें कॉमन है, कॉलोनियल पास है। सोशियोइकोनॉमिक इशूज़ है हमारे यहाँ, डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका, इंडियन डायस्पोरा इन लैटिन अमेरिका,
है ना, तो इनको भी इंक्लूड करना है जिससे कि ये सब इकोनॉमी में साथ दे सकें। फिर अंडर रिप्रेजेंटेशन, वुमेन का अंडर रिप्रेजेंटेशन है, ट्राइबल्स का अंडर रिप्रेजेंटेशन है, माइनॉरिटीज़ का कम रिप्रेजेंटेशन है नेशन की डेवलपमेंट में, तो उनको भी ठीक करना है। इंडिया का अप्रोच क्या है ग्लोबल साउथ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कंसल्टेटिव इन नेचर। अब कंसल्टेटिव क्यों है इंडिया नेचर में, क्योंकि हम काफ़ी दिन से, काफ़ी समय से और काफ़ी अच्छे तरीके से हम बहुत लगातार डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कंसल्टेंस कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से करो, अपने देश में ये चीज़ें लगाओ। हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन लगाया है जो 70 सालों से लगातार चल रहा है, ठीक है। हम सक्सेसफुली डेमोक्रेसी चला रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की कंसल्टेंसी कर सकते हैं। हमने सर्विस सेक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर तरीके से बना लिया है आईटी में, उसके बारे में बता सकते हैं कि कैसे इसको करना है, कंप्यूटर की नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है। फिर हम MSMEs कर बनाए हुए, हमने PSUs बनाए हुए हैं, इसका हमको सारा एक्सपीरियंस है। इन सब के बारे में हम कंट्री से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर आउटकम ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें डिस्कस होती हैं किसी भी मीटिंग में, उसका आउटकम निकलना चाहिए, ठीक है। फिर पीपल सेंट्रिक, जो भी काम हो पीपल के लिए हो, ठीक है। जो भी काम हो पीपल की भलाई के लिए हो। डिमांड ड्रिवन, अब जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ को अवेलेबल कराना चाहिए इंडिया को, ठीक है। जैसे वैक्सीन हो गया, इसकी बहुत ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड को, जेनेरिक मेडिसिन की है, ठीक है। उसके बाद इक्वल ट्रीटमेंट मीन्स इक्वलिटी अमंग मैन एंड वुमेन या अदर जेंडर, ठीक है। अब आते हैं इन्हेंसिंग इंगेजमेंट विद ग्लोबल साउथ। तो कैसे इंगेजमेंट इन्हेंस करते हैं, कोऑपरेशन के साथ, डील्स, कोऑपरेशंस, मीटिंग्स, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट के बिना तो कोई कोऑपरेशन होगा भी नहीं। डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जैसे इंडिया ने अफगानिस्तान में मेडिकल कॉलेज खोला है, नेपाल में मेडिकल कॉलेज खोला है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। रोड्स बनती हैं, ठीक है। प्रमोटिंग इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ कंट्री नीड टू बी गिवन प्रायोरिटी बाय इंडिया इन फोरम्स लाइक G20, जहाँ अदर देश भी आते हैं, ग्लोबल नॉर्थ भी आता है, ठीक है। की टर्म्स देख लेते हैं रिलेटेड टू ग्लोबल साउथ की। नॉर्थ साउथ डिबेट है वहाँ पे कि कोल्ड वॉर चल रहा है एक तरीके से, डेवलप्ड नॉर्थ और डेवलपिंग और डेवलप्ड साउथ में दे हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस। अब इसमें पर्सपेक्टिव देखेंगे तो यूएस कहता है कि भाई इंडिया बहुत ज़्यादा, इंडिया टॉप इन इंडिया एंड चाइना और टॉप इन कार्बन एमिशन, ठीक है। लेकिन पर कैपिटा देखा जाए तो यूएसए सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि नहीं इंडिया सबसे ज़्यादा करता है एमिशन, तो इंडिया कहता है कि नहीं यूएसए पर कैपिटा सबसे ज़्यादा करता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहीं पे दिया हुआ है कि UNFCCC में नॉर्थ साउथ के बीच में डिबेट विटनेस किया जा सकता है। तो विटनेस किया जा सकता है तो मतलब यही है कि ये जो चीज़ें हैं पर कैपिटा, ये क्लैश जो है, ये क्लैश नहीं रुक रहा है, ठीक है। उसके बाद WTO में भी यही दिक्कत है कि WTO में जो टैक्सेस है, तो इंडिया टैक्स जो होता है वो बढ़ा के लगाता है जो बाहर से सामान आता है, जिससे इंडिया जो है कमा सके, इंडिया गवर्नमेंट एक पैसा कमा सके, ठीक है। जिससे वो अपने डेवलपमेंट कर सके पूरे कंट्री की। लेकिन बाकी कंट्रीज जैसे यूएसए का जो मटीरियल आएगा, चाइना का जो मटीरियल आएगा, वो कहते हैं कि भाई हमको अपना सस्ते में बेचना है, हमारे टैक्सेस कम करो। तो इसमें WTO जो है हिदायत देता है कि इंडिया को टैक्स कम करने की, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। फिर साउथ साउथ कोऑपरेशन, ठीक है, ये ज़रूरी है। बिना साउथ साउथ कोऑपरेशन के कैसे हम आगे बढ़ेंगे एक साथ में, और अगर हम आगे एक साथ नहीं बढ़ेंगे तो अकेले बढ़ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे देशों के पास सारे इंफॉर्मेशन, सारा टेक्नोलॉजी, सारा रिसोर्सेज नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं भोपाल डिक्लेरेशन देख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन भी देख लेते हैं। तो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन क्या है कि साउथ ड्रिवन पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, ठीक है, सपोर्टेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे कि एक डेवलपिंग कंट्री, दूसरी डेवलपिंग कंट्री और एक डेवलप्ड कंट्री, ये तीन जो है आपस में मिलकर काम करें। तो एक छोटा ग्रुप रहेगा तो उससे कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, तो वो जल्दी जल्दी अपना काम कर सकेंगे, ठीक। उसके बाद आता है भोपाल डिक्लेरेशन। भोपाल डिक्लेरेशन क्या है ये भी देख लेते हैं। It was released after Think T20 meeting, official engagement group of G20 bringing together leading think tanks and research centers worldwide. Okay. Key highlights of Bhopal Declaration: appeal to all stakeholders to focus more on inclusive development, care for welfare or every section of society.
तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहता है, भोपाल डिक्लेरेशन में बोला गया कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, इंकरेज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लेड बाई वुमेन, वुमेन का इंक्लूजन हो, ये भी इसी का लगभग पॉइंट है। क्रैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, बिल्कुल। प्रमोटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन लाइक आयुष, ठीक है, इससे जो है इंडिया के मेडिकल सिस्टम को फ़ायदा मिलेगा और जो एक डॉक्टर की कमी रहती है वो भी थोड़ी दूर होगी। फिर आता है इंडिया इजिप्ट। तो अभी अभी कुछ दिन पहले हमने जून में ही पढ़ा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस गए थे उसके बाद वो इजिप्ट गए थे, उनको वहाँ का हाईएस्ट सम्मान मिला था। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उस हाईएस्ट सम्मान को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं इंडिया इजिप्ट के रिलेशन को पढ़ते हैं। तो इंडिया इजिप्ट के रिलेशन का हम देखें टाइम लाइन अगर देखते हैं तो सबसे बड़ी बात तो है कि इंडियन वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही इजिप्ट सिविलाइजेशन से हमारे ट्रेड थे, ठीक है। ये तो कितना ही पुराना हो गया, ठीक है, तो 2600 BC इसी के आसपास चला गया, ठीक है। अब आता है कि रिसेंट टाइम्स में अगर इंडिपेंडेंस के टाइम में देखें तो NAM का बहुत बड़ा सदस्य था इजिप्ट, और कहते हैं हम ये इंडिया वॉर 1960 में जो पाकिस्तान से वॉर हुआ है उसमें भी ये कहते हैं इजिप्ट ने साथ दिया है इंडिया का, ठीक है। तो आते हैं फिर हम पढ़ते हैं रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट आए थे 24वें गणतंत्र दिवस मतलब 74th रिपब्लिक डे के में एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है। तो इंडिया इजिप्ट के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देना जा रहा है इंडिया, ठीक है, और इसके लिए पोस्टल स्टैम्प्स को रिलीज़ किया गया था, ठीक है। और इजिप्ट को एज अ गेस्ट कंट्री भी G20 मीटिंग में इंडिया ने बुलाया था 2023 में जो हुई थी अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्यों है इजिप्ट के? जियो पॉलिटिकल क्या है भाई, वहाँ सुएज कैनाल पे कंट्रोल है जो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है जो है सुएज कैनाल, ये जो पूरा लाल वाला लाइन है ये सुएज कैनाल है, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी है और ये रेड सी है, ठीक है, इसको जोड़ता है और इस पर कंट्रोल है पूरा आपके इजिप्ट का, ठीक है। यहाँ से सऊदी अरेबिया स्टार्ट होता है, ठीक है। ये पूरा इजिप्ट है, ये पूरा इजिप्ट है, ये पूरा इजिप्ट है, ठीक है। तो पूरा इजिप्ट का इसमें रोल है। तो अगर हमारे पोर्ट्स अगर हमको सुएज कैनाल कंट्री जो है उससे अगर हमको यहाँ से सुएज कैनाल हमारा कोई कार्गो रुकेगा नहीं तो हमारा जो है ट्रेड अच्छे से हो पाएगा यूरोप के साथ, ठीक है। उसके बाद अरब वर्ल्ड में भी ये सिग्निफिकेंट वॉइस रखता है, ठीक है, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए नाम का बात आया है, ग्रेट इंपॉर्टेंट मल्टीनेशनल फोरम दैट कंप्राइज डेवलपिंग कंट्रीज सच नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड G77, ठीक है। जियोस्टैटिकली मिल रहा है कि रेड सी सुएज कैनाल को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड होता है सुएज कैनाल, तो कितना बड़ा जगह है यहाँ पे। उसके बाद बायलैटरल ट्रेड सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखता है 25% का 2021-2022 में, ठीक है। उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी का भी यहाँ पे बात हुआ है कि एनर्जी सिक्योरिटी में भी इजिप्ट एक बहुत बड़ा प्लेयर है और इंडिया जो है ऑयल एंड गैस के लिए इजिप्ट के साथ डील कर रहा है। फिर डिफेंस स्ट्रेटजी इंडियन इजिप्ट स्ट्रेटजी इन प्रोक्योरिंग डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ देखिए यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमको जो चाहिए ऑयल वो आ रहा है और जो हमें एम्यूनिशंस, मिलिट्री मटेरियल, डिफेंस मटेरियल वो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और हम दोनों कंट्री में कॉमन भी है कि हम लोग दोनों लोग टेररिज्म से लड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस है इजिप्ट में, ठीक है। इस समय इकोनॉमिक्स वहाँ पे ठीक नहीं है और उसने अभी अभी चौथी बार जो है 6 सालों में चौथी बार उसने IMF से बेल आउट मांगा हुआ है। ये बेल आउट क्या होता है इसको हम एक बार आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर प्रेजेंस ऑफ चाइना सुएज कैनाल में एज अ वाइटल पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड मैरीटाइम सिल्क रोड, ठीक है। तो ये बेल्ट एंड रोड एक इनिशिएटिव है चाइना का। तो ये जो है गरीब कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और जब वो लोन नहीं दे पाते हैं तो उस एरिया को अपने अंडर में ले रहा है, ठीक है। तो इजिप्ट को भी इस समय जैसे आप देख रहे हैं ऊपर कि चाहिए उसको पैसा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ है नहीं तो इन्वेस्टमेंट कोई करने नहीं आ रहा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है चाइना। तो वो अगर उसने लोन नहीं रिपे कर पाया इजिप्ट तो वो भी उसका एरिया ले लेगा। तो अगर चाइना का हो गया सुएज कैनाल पे किसी भी तरीके से कब्ज़ा तो ये इंडिया के लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन राइट वायलेशन भी है, थोड़ा इजिप्ट में इशू है वहाँ पे। रब्बा मैसेकर हुआ है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मरे थे। 800 पीसफुल प्रोटेस्टर को मार दिया गया था और इंडिया एक स्टॉन सपोर्टर है ह्यूमन राइट्स के इन द वर्ल्ड,
ठीक है। फिर पॉलिटिकल डायनामिक्स भी थोड़ी सी वहाँ पे है। अब्राहम एकॉर्ड है वहाँ पे, न्यू क्वाड है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा इंडिया को, अगर इंडिया को इजिप्ट के साथ अच्छे रिलेशन रखना है, ठीक है। अब आते हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा टाइमलाइन इंडिया इजिप्ट रिलेशन का, एक हिस्ट्री का। तो देखिए यहाँ पे आप IR में देखिए यहाँ पे हिस्ट्री भी आ गया है, ऊपर आपको ज्योग्राफी भी मिल गया था, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिए ये आपका जो है ये ह्यूमन राइट वॉलेशन, प्रेजेंस ऑफ, ये आपका पॉलिटिकल डायनामिक्स और ह्यूमन राइट वॉलेशन, यहाँ का पॉलिटी भी आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से IR जो है एक तरीके से बहुत मिला जुला सब्जेक्ट है बहुत सारी डिसिप्लिन का, ठीक है। तो एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 1947 में ज्वाइंट अनाउंसमेंट हुआ था डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ द एट द एम्बेसडरियल लेवल। इंडिया का तो आज़ाद होते ही हमको इजिप्ट के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया था हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की है 55 में। 61 में नाम आया था, तो उसमें इजिप्ट, इंडिया, यूगोस्लाविया, नासिर, नेहरू और टीटो, ठीक है। तो ये आपके 3 लोग थे यूगोस्लाविया के, टीटो, नासिर फ्रॉम इजिप्ट एंड नेहरू फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये आपके जो है 3 नाम के बहुत बड़े सदस्य थे, ठीक है। अब आता है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ 1978 में। 1988 में GSTP का एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद यहाँ 80 से 13 के बीच में 4 प्रधानमंत्री हमारे गए हैं वहाँ पे, ठीक है। 2014 से 22 में नया पार्टनरशिप का एरा हुआ, ठीक है। 23 में उनके प्रेसिडेंट को इंडिया ने बुलाया था, और अभी हाल फिलहाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे गए थे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया रिलेशन में, ठीक है। इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं वो सबसे मेन है नाम, ठीक है। नाम के बाद आ जाएगा आपका अब्राहम अकॉर्ड, और तीसरा आ जाएगा इजिप्ट मैप। तो ये इजिप्ट मैप है, ये प्रीलिम्स के लिए मेन इम्पॉर्टेंट है। आप ये मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए। इजिप्ट के यहाँ पे सुएज कैनाल, मेडिटेरियन सी, रेड सी, फिर आपका यहाँ पे जो ये गल्फ बनता है, ठीक है, वो आपको देखना चाहिए। उसके बाद जो है इजिप्ट के नेबरिंग कंट्रीज़ को आपको देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिया यूरेशिया। तो इंडिया यूरेशिया जो है, ये यूरेशिया क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूरेशिया क्या है। तो हम इसको जूम कर लेते हैं, क्या कहते हैं। तो ये देखिए यूरोप और एशिया जो है, किसी भी ओशन देखिए आपका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक पैनामा कैनाल है, तो एक वाटर बॉडी है। लेकिन यूरोप और एशिया के बीच में कोई वाटर बॉडी नहीं है। आप इसे पूरा देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। कोई एक भी वाटर बॉडी नहीं है, एक भी वाटर बॉडी आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे, बिल्कुल पूरा जो है लैंड है, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है इसे यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या है। तो सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव टेकन इनिशिएटिव सजेस्टिंग अ ग्रोइंग फोकस ओवर बेटर रिलेशनशिप बिटवीन यूरोप एंड एशियन कंट्रीज। तो कुछ कंट्रीज़ ने कहा है कि भाई जब हमारा लैंड मिला हुआ है, हम इतने फ्रिक्वेंटली यहाँ से आ जा सकते हैं, हमारा ट्रेड आसानी से होता है, तो हमें बेटर रिलेशनशिप रखने चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें 93 कंट्रीज़ हैं, इसमें यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया आ जाता है, ठीक है। इसमें देखिए दुनिया की सबसे बड़ी 2 पॉपुलेटेड कंट्री भी होती है, और एक सबसे ज़्यादा एरिया वाली सबसे ज़्यादा एरिया वाली कंट्री भी आ जाती है, ठीक है। फिर आपका हाईली डेवलप्ड यूरोप भी आ जाता है, हाईली टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड चाइना एंड जापान भी आ जाता है, ठीक है। हाईली डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया, बांग्लादेश भी आ जाता है। तो काफ़ी वाइब्रेंट है यहाँ का सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेस रिच भी है। इंडिया में एग्रीकल्चर का रिसोर्स इतना ज़्यादा है, इंडिया में मिनरल्स है, रशिया में ऑयल एंड गैस, फ्रेश वाटर का इतना बड़ा रिजर्व है, चाइना में सिलिकॉन वैली ही है पूरा, यूरोप में भी बहुत सारे कोल आइलैंड, ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे लिखा है 30%, पूरा मिडिल ईस्ट तो ऑयल के लिए फेमस है, ठीक है। 30% ऑफ प्रूवन नेचुरल गैस रिजर्व, 17% ऑफ ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड, 23% ऑफ आयरन और 14% ऑफ गोल्ड, 7% ऑफ कॉपर, ठीक है। तो ये बनाना चाह रहे हैं INSTC रूट, ठीक है। INSTC का फॉर्म जो है वो आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। ये है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर।
ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट, तो NS तो नॉर्थ साउथ हो गया, आइस इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये देखिए आपको एक सी रूट भी दे रहा है कि आप यहाँ से आप रशिया से सेंट पीटर्सबर्ग से आइए और बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, और ये आपका मेडिटेरेनियन, यहाँ जिब्राल्टर स्ट्रेट है, ठीक है, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है। फिर यहाँ आपका सुएज है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका आते हुए ये मुंबई, तो ये आपका एक रूट हो गया। फिर लैंड से भी कनेक्टेड है कि सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को आई है, मॉस्को से अस्तरखान आई है, अजरबैजान बाकू आई है, फिर बंदाबाद से आके आपका अफगानिस्तान, ईरान में आके फिर आप पानी की तरफ से आने। तो इंडिया जो है अवॉइड करना चाहता है पूरा अपना ट्रेड वाया पाकिस्तान, ठीक है, या सेंट्रल एशिया से ना आए, ठीक है, जिससे जो है कभी भी अगर कोई दिक्कत आती है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में तो हमारा ट्रेड न रुक पाए किसी भी तरीके से, ठीक है। उसके बाद रीजनल अलायंसेज हुए हैं, रशियन ईरान ने डेमोक्रेटिक और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस रखे हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल चाइना, रशिया, ईरान, तुर्की रीजनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट टेकिंग प्लेस इन टू काउंटर द क्वाड इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे देखिए क्वाड के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, ये देखिए सारे जो है कंट्रीज जो है मिलके एक बनाना चाहते हैं, एंटी क्वाड कह सकते हैं तरीके से। और चाइना और USA के बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है चाइना, ठीक है। और काउंटर मेजर टू इंडो पैसिफिक रीजन, जापान, ऑस्ट्रेलिया अलॉन्ग विद USA is confirming them to the Indian Pacific region. China and Russia are a counter measure are developing Eurasia the power block, ठीक है। तो US को काउंटर करने के लिए, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया काउंटर करने के लिए चाइना और रशिया इस ट्रेड रूट को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ यूरेशिया फॉर इंडिया, तो अल्टरनेट टू BRI, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उनका, उसका अल्टरनेट है INST से, ठीक है। और फिर उसके बाद है अस्पाकात एग्रीमेंट, ठीक है, अशकाबाद एग्रीमेंट टू इनहेर कनेक्टिविटी विद द यूरेशियन रीजन इन द लॉन्ग रन एंड कैन एक्ट एज अ काउंटर टू ओपेक BRI, ठीक है। इकोनॉमिक, इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स ज्वाइनिंग द EU टू फर्दर इट्स कॉन्टैक्ट विद यूरेशिया, ठीक है। दिस विल गिव एक्सेस टू इंडियन गुड्स टू इंटायर ज्योग्राफिक स्पेस थ्रू अ सिंगल टैरिफ, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो हम अपना यूरोप में भी मटेरियल आसानी से बेच सकते हैं। फिर है सोशल, सेंट्रल एशियन नेटवर्क बाय इंडिया नेटवर्किंग टू लीवरेज इट प्रोग्रेस इन IT sector by linking the top hospital education institute with the hubs in the region. This will bring digital divide and boost the capacity in the area and health and education. Alternate to Suez Canal, Euro-Asian inland transport link provides an alternate to congested Suez Canal to boost the resilience of intercontinental trade flow. तो जो सुएज कनाल था यहाँ पे ट्रेड होता है, ये बहुत पतला सा सुएज कनाल है, इसमें कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम ज़्यादा सा ट्रेड करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो उसी जगह अगर रोड से आ सकते हैं तो यहाँ तो इससे ट्रेड जो है फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है, ये सब मेंस का टॉपिक है, ये सब मेंस में देखिए आता है, ठीक है। इसके लिए प्रीलिम्स के लिए आपको INSTC पता होना चाहिए, अस्बागात एग्रीमेंट पता होना चाहिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पता होना चाहिए, ठीक है, और सुएज कैनाल का लोकेशन, INSTC का रूट, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये सब प्री के लिए है, ठीक है। लेकिन मेंस के लिए है वे फॉरवर्ड ऑफ इंडिया इन यूरेशियन या EU, अगर आप पूछ देता है एग्जाम में तो ये आपका आ जाएगा। तो पहला आएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमको बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने चाहिए यूरेशियन कंट्रीज़ में, जिससे कि हम अच्छे से ट्रेड कर सकें, ठीक है। फिर इंगेजिंग NATO एंड EU, ठीक है। NATO जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो नाम आप लोग आजकल रोज ही सुन रहे होंगे, और यूरोपियन यूनियन तो आपको पता ही है, ठीक है। NATO में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी यूनियन में 33 कंट्रीज है, यूक्रेन ऐड होना चाह रहा है अभी भी हमेशा, ठीक है। इसीलिए रशिया यूक्रेन में वॉर हो रही है, ठीक है। इंडिया यूरेशियन पॉलिसी मस्ट इंक्लूड ग्रेटर एंगेजमेंट विद बोथ यूरोपियन यूनियन एंड NATO, ठीक है। रीजनल, इंडिया शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स रेगुलर एंगेजमेंट विद रशिया एंड चाइना बाय यूटिलाइजिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफ शंघाई नेशनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, रिक्स एंड रिक, रशिया, इंडिया एंड चाइना टू इंश्योर वाइडर कोऑपरेशन। अब देखिए SCO में अभी एक नई कंट्री ऐड हुई है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी नई कंट्री ऐड हुई है, ठीक है। improve connectivity, fast track projects like INSTC to ensure connectivity and further boost ties with the Eurasian region. India should seek to join Russia's greater Eurasian corridor
एंड द नॉर्थ ईस्ट पैसेज टू कनेक्ट टू द फार ईस्ट एंड इवन जापान। ठीक है, तो हमको कनेक्टिविटी बढ़ानी है। कनेक्टिविटी का मतलब ट्रेड, कॉमर्स, इसी के लिए कनेक्टिविटी बढ़ानी है। ठीक है, कि हम अगर सुएज कनाल या पानी के रास्ते से जाना दिक्कत हो तो हम लैंड के रास्ते से कंट्रीज तक पहुँच जाए। फिर कोलैबोरेशन विद ईरान एंड अरेबिया। ईरान लोकेशन मेक्स इट क्रिटिकल फॉर द फ्यूचर अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। देखिए, ईरान लोकेशन इज मेक इट रिलेशन, तो अगर हम मैप में खोलेंगे ईरान हम देखेंगे तो उसके लेफ्ट में आता है अफगानिस्तान और टॉप पर आता है पूरा सेंट्रल एशिया। तो अगर हमको पाकिस्तान को अवॉइड करना है तो आप अगर मैप उठा के देखेंगे तो ये इंडिया का जो कश्मीर है यहाँ से पाकिस्तान होता है। ठीक है, और फिर यहाँ से आपको एक अफगानिस्तान मिलता है। देखिए, इतना सा अफगानिस्तान का रूट मिलता है। तो अगर हम, हमारा फ्रेंड अगर ईरान है, ठीक है, तो ये आपका पाकिस्तान का मैप है और इधर ईरान है। ठीक है, और ऊपर ये वाले से अफगानिस्तान आ जा रहा है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, इसको मैं हटा दूंगा। ठीक, ईरान, तो यहाँ से जाके यहाँ से अगर पाइपलाइन आ जाती है सीधे तो हम पाकिस्तान के रूट को अवॉइड कर दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमको कोई दिक्कत कभी ट्रेड में होगी नहीं अगर पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर होती है। ठीक है, उसके बाद इंडिया पार्टनरशिप कंट्रीज ऑल्सो क्रिटिकल इन टर्की अलायंस विद पाकिस्तान। ठीक है, तो टर्की अलायंस कर रहा है पाकिस्तान से। टर्की देखिए कहाँ पर आपका आता है, टर्की आता है आपका ब्लैक सी के पास। ये टर्की अगर है तो ये ब्लैक सी है। ठीक है, ब्लैक सी मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होता है और फिर मेडिटेरियन सी से आप सुएज कनाल से कोई भी सामान पाकिस्तान के चाबहार पोर्ट से भेज सकते हैं। ठीक है, या आपका जो कराची पोर्ट से भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टर्की का सिग्निफिकेंस है। टर्की इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, टर्की इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशंस इन द वर्ल्ड। मैं इस वीडियो के एंड में एक छोटा सेगमेंट डालूंगा जिसमें मैं आपको टर्की दिखाऊंगा, आपको मैं ईरान दिखाऊंगा, आपको मैं सेंट्रल एशिया दिखाऊंगा, एक तरीके से पूरा जो मेन पर आपको लेवांट रीजन दिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टर्की, ईरान, सेंट्रल एशिया, लेवांट, और आपका इजिप्ट दिखाऊंगा, इजिप्ट, मेडिटेरेनियन सी, और क्रीमिया, रशिया। ठीक है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्यों हो रहा है, ये टर्की में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, ये लेवांट रीजन में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, ये ईरान सेंट्रल एशिया में मतलब कोलैबोरेशन क्यों इंडिया चाह रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं वर्ल्ड की, कुछ कुछ बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं। आपको, आप अगर इसको समझेंगे तो आपको रशिया यूक्रेन वॉर भी बहुत हद तक समझ आएगा कि नेटो में आने से रशिया को यूक्रेन से अब दिक्कत क्यों है, पहले क्यों नहीं था। ठीक है, अब इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशन देख लेते हैं। तो इंडिया चाइना जो है हमारा बिल्कुल पड़ोसी है, हम इससे बहुत सारा सामान लेते हैं, इसको बहुत सारा सामान बेचते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा चाइना के टर्म में हो जा रहा है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है आज के टाइम की सेमीकंडक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी वो सारी चाइना से आ रही है। ठीक है, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है, हमेशा हमेशा कम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले ही आते ही सामने ट्रेड डेफिसिट से हो जाता है बिना आर्टिकल को, मुझे मैंने देखा भी नहीं अभी आर्टिकल। ठीक है, तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट भी चाइना हैज़ क्रॉस्ड 100 बिलियन मार्क। तो इतना ट्रेड डेफिसिट हो चुका है, बताइए। अगर चाइना इंडिया चाइना को 100 बिलियन का सामान बेचता है तो चाइना इंडिया को 200 बिलियन का सामान बेचता है। इस तरीके से मतलब डबल का अंतर हो गया। ठीक है, ट्रेड एंड रिलेशन में एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज रीच्ड रिकॉर्ड लेवल ऑफ 135.98 बिलियन विद इंडियन इंपोर्ट ऑफ 118.5 बिलियन। ठीक है, चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, पोजीशन जनरली रिमेंस 1 और 2। ठीक है, और अगर 1 और 2 ये है तो दूसरी कंट्री कौन है जो होती है, फिर आती है यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ चाइना है। ठीक है, इंडिया कौन सा आता है, यूएई आता है, सऊदी यूएई आता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, फिर आता है रीजन फॉर राइजिंग ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, यूएई और यूएसए हमारा बहुत बड़े, ये दो हैं अपार्ट फ्रॉम चाइना। ठीक है, रीजन फॉर ट्रेडिंग ट्रेड डेफिसिट, तो ग्रोइंग इंपोर्ट, हम बहुत सामान मंगाते हैं, मोबाइल, एक भी मोबाइल जिस चीज़ से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस चीज़ से मैं एडिट करूँगा, जिस चीज़ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस पर जिस चीज़ से मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो आपके घर में वॉशिंग मशीन है, पंखे हैं, कूलर है, फ्रिज है, जितना भी रिमोट कंट्रोल आइटम है, सब तो चाइना से आ रहा है। ठीक है, आप जिस पे देखोगे वो भी चाइना से ही आएगा। तो ग्रोइंग इंपोर्ट, इतना ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, लो वैल्यू एक्सपोर्ट, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम वैल्यू की चीज़ एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। सॉरी। ठीक है, अब देखिए हम आयरन ओर दे रहे हैं, ये उतना महंगा नहीं है। मोबाइल देखिए 15,000 का आता है, छोटा सा फ़ोन, 200 ग्राम का। 2 ग्राम लोहा का कोई वैल्यू नहीं है। एक किलो लोहा आई थिंक इसमें
100 रुपीज़ के आसपास होगा, ठीक है। उसके बाद आल्सो इंडिया इज़ अ नैरो बास्केट ऑफ कमोडिटीज एक्सपोर्ट। इंडिया बहुत कम चीज़ एक्सपोर्ट भी कर पाता है, क्योंकि चाइना में भी एग्रीकल्चर काफ़ी है। अच्छा है, एग्रीकल्चर में सिर्फ राइस जो होता है वो इंडिया चाइना को ज़्यादा भेजता है, ठीक है ना। उसके बाद डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, चाइना इज यूज टू पॉलिसी ऑफ डंपिंग ऑफ गुड्स इन इंडियन मार्केट एट लो कॉस्ट सो दैट इट कैन कैप्चर मार्केट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब खिलौना हो जाता है, वो जो टे आवाज़ करने वाले वो सारे खिलौने चाइनीज ही आते हैं। वेइंग मशीन्स चाइनीज आने लगी हैं, माइक्स चाइनीज आने लगे हैं। सब कुछ जो छोटे छोटे सामान जो हम अपने ऐसे छोटे छोटे जगह पर बनाते थे, हमारे लोकल छोटे छोटे मार्केट होते थे, जो कंपनी होती थी प्रोडक्शन, उन्होंने वो बिकते नहीं, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन नहीं है, वो लाइट नहीं जलता, एलईडी नहीं जलता, उसमें साउंड नहीं आता। तो इस तरीके की अब आप कहते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट चले तो शाम तक, नहीं तो रात तक, ठीक है। मतलब चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। तो वो डंप कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका कोई कॉस्ट नहीं, चल गया तो चल गया, नहीं तो कोई बात नहीं। चाइनीज़ फ़ोन का इसीलिए मार्केट में यही अपॉर्चुनिटी भी आती है हमारे पास कि मेड इन चाइना का जो इफ़ेक्ट, जो एक माइंडसेट है, वो रहता है कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलता था, इसकी नो गारंटी है, ठीक है। जबकि चाइनीज़ आइटम गारंटी होती है, हम फ़ोन खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, उसमें गारंटी होती है, फिर भी लेकिन एक चाइना का दिमाग में है, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ मेड इन इंडिया बनाना चाहिए और उसमें क्वालिटी देनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हमारे लेबर चीप है, तो हम उसको यूज़ करके ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को टक्कर दे सके, ठीक है। तो वो चीप भी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। तो ये मेड इन इंडिया का एक फ़ीचर बन सकता है, जो हम वर्ल्ड में से पॉपुलर करके अपने सामान को बेच सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आ गया प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस। भैया हमारा खिलौना जो है, जो छोटे लकड़ी के आते थे, 150 रुपये का आते थे, चाइना 30 रुपये में दे रहा है खिलौना, उसके साथ बैटरी लगा दे तो वो चलता कूदता रहेगा, ठीक है। इंडिया का लावा आता है, अब बताइए लावा फ़ोन आप चलाते हैं, सबको पता है कैसा चलता है, क्या चलता है, आता ही नहीं है फ़ोन, एक लॉन्च कर दिया, साल भर बताता नहीं है। वहीं आप Xiaomi देख लो, एक साल में 30 फ़ोन लॉन्च ना कर दे। रियलमी देख लो ना, ये तो फ़ोन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। टीवी भी आती है, जितनी टीवी कंपनी आप जानते होंगे 60% 70% चाइनीज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर तो इंडिया में अभी बन ही नहीं रहा है, अभी खोज हुई है सेमीकंडक्टर के, लेकिन अभी कोई प्लांट नहीं लग पाया है, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया। इनिशिएटिव क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, वो पहले हम सोच लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा सोच मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। ये करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमको थिंक करना है। थिंक करने से, ब्रेन स्टॉर्म करने से, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक करेंगे, ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, तो उससे जो पॉइंट, अगर हम जब पीटी में ये मंथली मैगजीन देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि भाई हाँ, मैं सही दिशा में सोच रहा हूँ। और हमने यहाँ पे जो बात करी थी मैंने मेड इन इंडिया वाली, ठीक है। अब ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, तो हम भेज तो कुछ रहे नहीं है, हम जो भेज रहे हैं वो भी लो वैल्यू का भेज रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इम्पोर्ट ही हमको कम करना चाहिए, इम्पोर्ट को हमको डिक्रीज़ करना चाहिए। जो चाइना बना रहा है, जिसमें कहते हैं डंपिंग ऑफ प्रोडक्ट कर रहा है कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट इंडिया में डंप कर रहा है, हमें हाई क्वालिटी एट कम्पिटिटिव प्राइस, ऐसा कुछ करना चाहिए, ठीक है। ये बढ़ाना चाहिए, हाई क्वालिटी कम्पिटिटिव प्राइस रखना चाहिए, ठीक है। कि माइक्रोमैक्स का मोबाइल जो है वो रेडमी रियलमी सबके मोबाइल को कंपेयर कर सके, ठीक है। मैं मोबाइल का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा अनगिनत चीज़ है। दिवाली की झालर बताइए, दिवाली हमारी पूरी चाइनीज़ हो चुकी है, ठीक है। कैंडल जले का जो फैंसी कैंडल्स आते हैं वो भी चाइनीज़ आ रहे हैं, जो झालर आ रही है वो भी चाइनीज़ आ रही है, ठीक है। तो अब हम दिया का उपयोग तो नहीं कर सकते, क्योंकि दिया महंगा है, जो उसको बनाने में जो मेहनत लगती है वो भी महंगी है, ठीक है। तो हमको इंडियन झालर अब बनाने का सोचना चाहिए। हम भी बिजली की झालर बनाए, लेकिन वो इंडियन है, ठीक है, एलईडी की। तो देखिए प्रोटेक्टिव मेजर्स, एंटी डंपिंग, काउंटर वैलिंग ड्यूटीज़ हम लगाएं, ठीक है। उन पर ड्यूटी बढ़ा देंगे तो सामान महंगे हो जाएंगे, तो हमारे इंडियन मार्केट में जो चीज़ें हैं वो भी उनके साथ कम्पीट कर सकेंगे। आज मेरे पास देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम बात करते हैं कि मेड इन इंडिया बने, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब हम ग्लोबली अपना सामान दे पाएँ, इतना अच्छा मैनेजमेंट बना सकें कि कहीं भी सामान पहुंचाना हो तो जैसे चाइना का सामान खटाखट पहुंचता है, वैसे इंडिया का सामान जल्दी जल्दी पहुंचे, ठीक है। प्रोडक्ट्स बैन, इंडिया बैन सर्टन प्रोडक्ट्स सच एज सेवरल चाइनीज एप्लीकेशन, पावर इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो
अब जैसे ये रिड्यूस कर दिया हमने इम्पोर्ट, ठीक है। अब हम टिकटॉक नहीं यूज़ करते हैं तो उनका प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इंडिया की कंपनीज कुछ है मौज वगैरह, उन्होंने ऐप बनाया तो उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है टिकटॉक की इंडिया में, ठीक है। प्रोडक्ट लिमिट इन्हेंस एक्सपोर्ट, पीएलआई स्कीम जानते हैं कि हम जो भी जैसे सेमीकंडक्टर के लिए हमने पीएलआई और डीएलआई डायरेक्ट लिंक स्कीम और पीएलआई दिया हुआ है, तो इससे जो है हम छूट देना चाह रहे हैं जो कंपनी खोलने आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है। अंडर इट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू इंडियन कंपनी बेस्ड ऑन द सेल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। मेक इन इंडिया 2014 में आया था। इट्स ऑब्जेक्टिव मेक अ इंडिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड, प्रमोशन ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर इन 2020 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आइडेंटिफाइड 12 सेक्टर टू मेक इंडिया ग्लोबल सप्लायर, कट इम्पोर्ट बिल्स, ठीक है। वे फॉरवर्ड सेल्फ रिलायंट बनना भैया, आप अपने घर में बना लो, झालर तो चाहिए नहीं मंगानी पड़ेगी। मार्केट एक्सेस, दुनिया की मार्केट हमारे यहाँ आके खरीद सके, ठीक है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंडिया कैन सब इफेक्टिवली सब्सटीट्यूट चाइनीज इंपोर्ट बाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये देखिए सेल्फ रिलायंट और इम्पोर्ट ये एक ही बात है, ठीक है, ये एकदम आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना, देखिए अब चाइना के से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में एफडीआई के थ्रू और एफपीआई के थ्रू। एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर रहता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। कि ये इकोनॉमिक्स में आपको समझाऊंगा जब मैं इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ, या मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे एक तरीके से डायरेक्ट समझा जाए तो फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी एक्स वाई जेड, ठीक है, एक चाइना का बंदा है, ठीक है ना, एबीसी नाम का, जो एबीसी नाम की कंपनी है, वो कहती है भैया हम डाल रहे तुम्हारी कंपनी में 100 करोड़ रुपया, तो अपनी कंपनी बढ़ाओ, प्रोडक्ट बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम इन्वेस्ट करते हैं, हमको 10% दे देना शेयर, ठीक है। ये हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। या एबीसी आके इंडिया में ही कंपनी खोल लें कि भैया हम बोल रहे हैं अपनी इंडिया में कंपनी एबीसी इंडिया करके, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या था, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है कि जो एनबीएफसीज होते हैं या जो बैंक होते हैं, ठीक है, उनके पास अपना पैसा होता है, ठीक है, या वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एंजल इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, उनका अपना कैपिटल होता है, एक बहुत बड़ा कॉर्पस ऑफ मनी होता है जिसको वो इन्वेस्ट करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एज वेल एज देयर वेल्थ, ठीक है। तो अब ये पैसा लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, तो ये एक पोर्टफोलियो बनाते हैं कि जैसे सिकोया है, एक बहुत बड़ी वेंचर कैपिटल है, ठीक है ना। तो ये क्या करती है ये क्या करती है कि ये इंडियन कंपनी में पैसा लगाती है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सिर्फ आईटी सेक्टर में पैसा लगाने लगे, ठीक है, तो ये एक पोर्टफोलियो बना लिया सिकोया ने कि हम आईटी में लगाते हैं पैसा, ठीक है, 10% आईटी में पैसा लगाते हैं, 5% मेडिकल में पैसा लगाते हैं, 10% एमएसएमईज में लगाते हैं, 5% एफपीएसयू में लगाते हैं। तो ये सिकोया का पोर्टफोलियो बन गया। और ये जो सिकोया का पोर्टफोलियो है जो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बाहरी कंपनी से, उसको कह देंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे शुगर इंडस्ट्री में किसी ने कर दिया इन्वेस्टमेंट तो हो गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और किसी ने कंपनी ही आके खोल ली इंडिया में तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया है, ठीक है। In 2020, FDI policy was revised to such opportunistic takeovers और acquisitions of Indian companies। देखिए आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि टेक ओवर कर सकते हैं कंपनी, आप आके एक्विजिशन कर सकते हैं। बायजूस के साथ जो हो रहा है, ठीक है, बायजूस में जो हो रहा है वो हो रहा है एफपीआई के थ्रू, ठीक है। लेकिन टेस्ला जो आना चाहती है वो अपनी ही कंपनी लाना चाहती है, किसी में इन्वेस्ट तो करेंगे, वो होता है एफडीआई, ठीक है। अमेंडमेंट या जो कोका कोला आई थी, पेप्सिको इंडिया आई थी, तो वो होता है एफडीआई, ठीक है। अब आता है अमेंडेड पॉलिसी दैट एन एंटिटी ऑफ कंट्री विच शेयर द लैंड बॉर्डर विद इंडिया वेयर द बेनिफिशियल ओनर ऑफ इन्वेस्टमेंट टू इंडिया सिचुएशन कंट्री कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर गवर्नमेंट रूट, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट रूट के अंदर ही इन्वेस्ट करना है अगर कोई बंदा इंडिया के लैंड बॉर्डर पे या वो इंडिया के पास रह रहा है, ठीक है। अब आता है इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन। तो भैया यहाँ पे इंडिया चाइना का उल्टा है, यहाँ इंडिया सरप्लस में है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। यूएस ऐसा कुछ नहीं, यूएस है उसका बैलेंस वो कम में बेचता है, ठीक है। देखिए इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस विद यूनाइटेड स्टेट, इट इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। हम यूएस से लेते क्या क्या है, मेनली डिफेंस का सामान लेते हैं, ठीक है, और आईटी इंडस्ट्री हमारी यूएस के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो ये है दो चीज़ मेन होता है, ठीक है। तो यूएस चाहता है कि नहीं ये इंडिया का सरप्लस ना रहे हमसे, हम भी उसको जो दें वो ले,
तो यूएस का सामान इंडिया में जब आता है तो इंडिया खूब भर के टैक्स लगाता है, और इंडिया जब सामान यूएस भेजता है तो भी खूब भर के टैक्स लगाता है। ये टैक्स लगा के जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसे कम किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया यूनिट हम कहते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बहुत करता है फॉरेन डायरेक्ट। तो एप्पल गूगल ने आके हमारे यहाँ कंपनी खोली है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो सिकोया या टाइगर जो वेंचर कैपिटल से बड़े बड़े वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो इससे भाई अब कंपनियाँ खोलोगे, इंडिया के लोगों को जॉब मिलेगा तो ये जॉब क्रिएशन में फ़ायदा करता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हब, ये तो सबको पता ही है। पीपल टू पीपल रिलेशन, अब इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ के लोग इंडिया आ रहे हैं तो पीपल टू पीपल रिलेशन भी इम्प्रूव होता है। रेमिटेंशन, यूएस इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेमिटेंशन टू इंडिया, इट हैज़ हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ड्यू टू क्लोज ट्रेड पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हैज़ बिकम ईजी एज कम्पेयर टू अर्ली डेज, ठीक है। अब बात है इंडिया ट्रेड यूएस रिलेशन का, जो ये चार्ट दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। तो बायलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस वाज यूएस 119.4 बिलियन, ठीक है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉलोड बाय चाइना। सिंस 2013-14 द यूएस हैज कंसिस्टेंटली बीन इंडियाज टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा सामान बेच रहा है वो यूएस में बेच रहा है, ठीक है। फेज देख लेते हैं इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन का। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन दिस फेज 1947-1991 ट्रेड रिलेशन वर नॉट स्ट्रॉन्ग ड्यू टू सोशलिस्ट पॉलिसीज, पोस्ट इकोनॉमिक एलपीजी रिफॉर्म 1991 इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन इंडिया, ठीक है। और पोस्ट 2000 एंड रिसेंट टाइम मेजर फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैव बीन टेकन विच इनहेंस ट्रेड रिलेशंस, ठीक है। व्हाट इंडिया एक्सपोर्ट्स, व्हाट इंडिया इंपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट करते हैं हम फार्मास्यूटिकल, ये तो सबसे ज़्यादा ही करेंगे। डायमंड, जो सूरत में पूरा डायमंड होता है। फिर ज्वेलरी, लाइट एंड ऑयल प्रोडक्शन, फ्रोजन श्रिम्प, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। खाने का सामान भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो इंडियन वहाँ रहते हैं उन लोग खाने का इंडियन जो चाहिए रहता है तो वो मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट होता है बहुत सारा सामान, ठीक है। उसके बाद व्हाट इंडिया इंपोर्ट्स, तो मंगाते हैं ऑयल बनाते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस मंगाते हैं, गोल्ड मंगाते हैं, कोल्ड रिसाइकिल प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, ये सब सारी चीज़ें मंगाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिव टू यूटिलाइज ट्रेड पोटेंशियल, इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग फोकसेस ऑन कोऑपरेशन ऑन स्टैंडर्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रैवल टूरिज्म, इस सब पे कॉमर्शियल डायलॉग है। इंडिया जो बिजनेस काउंसिल, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1775 विद गवर्नमेंट लिंक गवर्नमेंट टू बिजनेसेस एंड सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म कमर्शियल पार्टनरशिप, इंडिया यूएस इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप डायलॉग, ईएफपी। अब आते हैं ईएफपी पे। ईएफपी जो होता है लेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, ठीक है। ओके, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी नेगोशिएशन आर गोइंग ऑन द टेक्स्ट ऑफ एग्रीमेंट अंडर रिलेटेड टू सप्लाई चेन टैक्स एंड कंपनी, ठीक है। इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन डिफेंस में, ठीक है। यूएस डिफाइंड मेजर डिफेंस पार्टनर स्ट्रेटेजिक ट्रेड एथराइजेशन, टीयर 1 स्टेटस मिला हुआ है यूएस को। बोथ कंट्रीज आर वर्किंग टुगेदर को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट और डिफेंस इक्विपमेंट। तो ये तो आपकी स्टेटमेंट ये जनवरी की है। वैसे अभी आप जून में जानते हैं कि डिफेंस की हमारे यहाँ पार्टनरशिप हुई है फॉर द एरोप्लेन, एंड उसका हमारे यहाँ टेक्निकल ब्रांच भी खुलेगा और वो हमको सिखाएंगे भी कि ये कैसे रिपेयर होता है या कैसे बनता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा, ठीक है। उसके बाद डिफेंस एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो 4 एग्रीमेंट हैं वो भी आपको सामने दिख रहे हैं। जनरल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम, फिर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, फिर बेसिक एक्सचेंज ऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। अब चैलेंज क्या है इंडिया यूएस रिलेशन टाइप में, टैरिफ बैरियर, तो वो दोनों एक दूसरे कहते हैं कि भाई हमारे सामान में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैरिफ है, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर, यूएस क्लेम दैट सैनिटरी एंड फिजियो सैनिटरी बैरियर्स आर इम्पोज्ड बाय इंडिया टू यूएस एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। भैया वो यूएस कहता है कि इंडिया के हमारे एग्रीकल्चर सामान पर इंडिया बहुत टैक्स लेता है। सेल्फ रिलायंट इंडिया भारत, यूएस परसीव इंडिया आत्मनिर्भर इनिशिएटिव protectionist move. As per US, India has introduced market access barriers under this initiative in the form of tariff, localization requirement, indigenous standard requirement and labeling practices, price control and import restriction, ठीक है। generalized system of preferences, it allows developing country to export duty free goods to the US, ठीक है। policies of localization, India's move for creating data centers in India being criticized by American companies, ठीक है। अब इस डाटा सेंटर अमेरिका के जो थे फेसबुक वगैरह के, वो इंडिया ने बोला नहीं इंडिया में बनाना है, तो उनको ला के नहीं, ये अमेरिकन कंपनी ने बोला नहीं नहीं ये तो वहाँ क्यों बन रहा है, यहाँ बनना चाहिए, ठीक है। डिजिटल टैक्स, तो इंडिया डिजिटल टैक्स भी 2% लगाता है और उससे रेवेन्यू भी जनरेट करता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंडिया रिमेन ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑफ यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट विच साइडेड सच यूएस कंसर्न एंड इंडिया पेटेंट ट्रीटमेंट, हाई आईपी थेफ्ट रेट्स एंड लैक्स ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इंडिया यूएस एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि WTO और इंडिया यूएस का क्या रिलेशन है, क्योंकि WTO जो है मोस्टली जो है यूएस की बातें मानता है, ठीक है। एक बायसनेस है WTO का यूएस के प्रति, ठीक है। तो इन WTO इंडिया represents its interests as well as of developing country on the hand side US represent a developed world which leads to difference in opinion on many issues, ठीक है। Key issues at WTO, both countries have different views on agreements signed and agreements on agriculture. There are many disputes between Indian and disputes such as mechanism that WTO such as India's export and promotion escape differences even under two issues under negotiation, for example e-commerce, custom duties, fisheries subsidies, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है इंडिया यूएस रिलेशन में कि डिस्प्यूट सारे रिजॉल्व हो, म्यूचुअल ट्रस्टिंग कॉपरेशन बने और बैरियर जो है वो ईज हो, ठीक है। अब ये आपका मुझे लगता है लास्ट टॉपिक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, लास्ट टॉपिक तो नहीं है, ठीक है। तो आते हैं फिर आते हैं हम आपका इंडियन डायस्पोरा लैटिन अमेरिका। तो डायस्पोरा से मतलब होता है जो हमारे लोग वहाँ रहते हैं उन्हें डायस्पोरा में लाया जाता है, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका मतलब हो गया आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्राज़ील हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इन सबको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 17वां, ठीक है, और इंदौर में बनाया गया और उसका थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायस्पोरा को यूज़ करना चाह रहे हैं फॉर आवर डेवलपमेंट। तो जो हमारे NRI हैं या जो ओवरसीज सिटीजन हैं तो उनका यूज़ करके जो है हम अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जिससे वो जब उनको चाहते हैं कि वो इंडिया वापस आएँ और इंडिया में जो है अपना काम करें, इंडिया को डेवलप करने में और सहयोग करें, अपना माइंड जो उन्हें बाहर भेज दिया था बहुत साल पहले उनको वापस लाया जाए, ब्रेन गेन किया जाए, ठीक है ना। और इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स लगी जैसे प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। तो ये हर बार दिया जाता है किसी न किसी बंदे को 2 साल में एक बार, जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियन हो और ऑर्गेनाइजेशन उसने कोई बनाया हो या उन्होंने कुछ उसके वो चलाते हैं उसको, ठीक है, ऐसे बंदे को दिया जाएगा। फिर कनेक्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ये सब मेन सी चीज़ें हैं, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि मर्जर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर दिया गया है। तो अब विदेश मंत्रालय को ओवरसीज इंडियन अफेयर्स के साथ कनेक्ट करने का मतलब ये है कि ओवरसीज जो हमारे लोग रहते हैं उनकी हेल्प के लिए हम एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री की भी हेल्प ले लें जल्दी से जल्दी, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन कम्युनिटीज अब्रॉड। तो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी किया गया कि भाई हमारे लोग वहाँ रहेंगे तो उनको जो है उनका ध्यान रखा जाए, उनको सोशली मतलब उनको पेंशन वगैरह भी वहाँ पे मिल पाए, इस तरीके की मेडिकल सुविधाएं मिल पाए, ठीक है। नो इंडिया प्रोग्राम रखा गया 2003 में लॉन्च किया गया था। तो यंग प्रोफेशनल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विजिट इंडिया, ठीक है, शेयर देयर व्यूज एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंसेस एंड टू बॉन्ड क्लोजली विद कंटेम्परेरी। तो वहाँ जो बच्चे पैदा हुए हैं जिनके माँ बाप बाहर गए थे बच्चे पैदा हुए तो इंडिया को जान रखें। तो जो वहाँ के लड़के बच्चे नए नए होते हैं, यंग होते हैं, उनको इंडिया बुला के दिखाया जाता है इंडिया को, ठीक है। फिर कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो आप देख सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस क्या है तो ये तो आप सिग्निफिकेंस समझते हैं। फिर चैलेंजेस देख लेते हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, पॉलिसी पैरालिसिस। तो स्टैंडिंग कमेटी जो एक्सटर्नल अफेयर्स की वो बताती है कोई इंडिया डायस्पोरा के लिए कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है कि उनका सोशल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन वो कैसे जो है इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लिमिटेड इंगेजमेंट है तो साल में एक बार होता है, तो इंगेजमेंट भी जो है वो भी बहुत लिमिटेड है। डेटा बेस जो इंडियन डायस्पोरा का है वो भी अच्छे से नहीं बना हुआ, जैसे हमारा आधार कार्ड बना हुआ तो पासपोर्ट बना हुआ है, लेकिन जो वहाँ रह गया वहाँ बच्चा पैदा हुआ उसका तो पासपोर्ट बना नहीं, तो एक डेटा बेस नहीं बन पाया कि वहाँ कितने लोग हैं असली में, ठीक है। फिर मल्टीपल पोर्टल फॉर ग्रीवियंस रिलेशन, तो मतलब बाहर रह रहे हैं लेकिन वो कोई ग्रीवियंस है, पासपोर्ट में कोई दिक्कत है, वहाँ के वीज़ा में कोई दिक्कत है, तो उसके लिए पोर्टल बनाने जाने चाहिए, ठीक है। इसको आप वे फॉरवर्ड पढ़ लीजिए। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी जैसा दिक्कत बोला था कि पॉलिसी नहीं बनी तो होना चाहिए। डाटा बेस जो नहीं बना तो वो होना चाहिए। फॉस्टर इंगेजमेंट, एक फ्रेंडली रिसेप्शन होना चाहिए, मतलब जब वो विदेश से आए कि भाई ये हमारे NRI हैं बाहर अच्छा काम कर रहे हैं तो ये इंडिया में आए तो उनको एक अच्छा सा एक सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इंडियन यूएस पीस कीपिंग पर। तो यूएस पीस कीपिंग फोर्स एक यूएन की फोर्स है जो कि वो अलग अलग कंट्रीज से कुछ सोल्जर्स को लेकर बनाती है, और जहाँ भी कोई डिज़ास्टर आता है या कोई लड़ाई होती है वहाँ पे उसको भेजा जाता है जिससे लड़ाई को शांत किया जा सके, ठीक है। तो इंडिया ने अभी भी हाल ही में वुमेन ओनली प्लाटून ऑफ पीस कीपर्स को डिप्लॉय किया है UNAB में, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से आ गया जोग्राफी और आपका लोकेशन देखिए, साउथ सूडान में एबी, इसको हम देखेंगे कि कहाँ पर है, ठीक है। सॉरी,
तो यूएस सिग्निफिकेंस ऑफ यूएन पीस कीपिंग ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए बनाई गई थी, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि दूसरी जगह से मिलिट्रीज आती हैं तो उनको कम कॉस्ट पड़ता है यूएन को अपनी फोर्स को मेंटेन करने के लिए। प्रमोट बर्डन शेयरिंग, अब कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं वो चाहिए मदद चाहिए, कहीं अर्थक्वेक आ गया तो यूएन पीसीबी फोर्स जो है दूसरी जगह से फौज मंगा लेती है। तो अब एक बर्डन शेयर हो गया ना कि सारी कंट्री से थोड़े थोड़े लोग आ गए, तो उनका जो ध्यान रखना, उनको जो मिलिट्री सपोर्ट देना वो कम कम देना, तो बर्डन शेयर हो गया। नहीं तो यार पड़ोसी कंट्री से सारे जा रहे हैं या उसी कंट्री सारी हो रही है तो बर्डन आ जाता है उनकी मिलिट्री के ऊपर, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस यूएस पीस कीपिंग के साथ क्या है। अब आर्म टॉफी का चेंजिंग नेचर आ रहा है, ठीक है, कि टेररिस्ट टैक्टिक्स अलग हो गई हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो बहुत सारे कंट्रीज़ के सिटीजन को बहुत सारे कंट्रीज़ में जाना अलाउड नहीं होता है, तो वो भी दिक्कत है एक उसके लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, पीस कीपिंग मिशंस इन्वॉल्व मल्टीपल एक्टर्स इंक्लूडिंग द यूएन, होस्ट गवर्नमेंट, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स कैन बी अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्री के बहुत सारे लोग हैं तो कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत आती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, ह्यूमन के पास जो पैसा आता है वो लिमिटेड आता है, इसलिए उस पीस कीपिंग फोर्स को रखना भी मुश्किल है, और इसलिए वो पीस कीपिंग फोर्स को कितने दिन और चला सकते हैं इस तरीके से, ये भी थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो फंडिंग की इशू है, लॉजिस्टिक का इशू है। सिक्योरिटी थ्रेट्स, यूएन पीस कीपिंग आर ऑफन डिप्लॉयड इन हॉस्टाइल मूवमेंट वेयर दे फेस थ्रेट फ्रॉम आर्म्ड। तो अब ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स है एक मिडिल फोर्स है। मान लीजिए एक कंट्री ए है और बी है, वो आपस में लड़ रही है, ठीक है, वहाँ यूएन पीस कीपिंग फोर्स चले जाए दोनों को शांत कराने के लिए, तो आज खतरा है, ठीक है। या मिलिटेंट जहाँ पर है, आईएसआईएस जहाँ पर है, वहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स जाए उनको शांत करने के लिए, तो वहाँ पे भी खतरा है, ठीक है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, अब देखिए यूएन जब खुद अपने पास कोई फोर्स नहीं रख रहा है परमानेंट तरीके से, तो दूसरी दूसरी जगह से मंगा रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि सारे देश के जो वो अपनी मिलिट्री भेजें वो एकदम वेल ट्रेंड वाली मिलिट्री भेजें, उनको पता है कि हमको इसके लिए पैसा कुछ मिलेगा नहीं, इसके लिए कोई हमको वो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही ले जा रहे हैं सिर्फ, तो नॉट बेस्ट कैंडिडेट वो भेजते हैं अपना, तो उनके अंदर लैक ऑफ ट्रेनिंग होता है जो कि एक समस्या है। ये यूएन पीस कीपिंग का एक अच्छा सा फोटो है, इसको आप अच्छे से अपने नोट्स में लगा सकते हैं, और ये आपका एक यूएन पीस कीपिंग का मुझे लगता है एक अच्छा आउटलाइन बना देगा, ठीक है। तो और की रोल देख लीजिए पीस कीपिंग का, कि बिल्डिंग रूल एंड लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, एम्पावर वुमेन, प्रोटेक्ट सिविलियन, डिलीवर फील्ड सपोर्ट, प्रमोट ह्यूमन राइट, ये 5-6 जो हैं आपके की रोल हैं, ठीक है। अब न्यूज़ इन शॉर्ट्स में देख लेते हैं। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन अप्पू बना हुआ है, ठीक है। तो इंडिया विल टेक ओवर चार्ज ऑफ अप्पू इन 4 ईयर के लिए मिलेगा, ठीक है। गोल ऑफ अप्पू इज टू एक्सटेंड फैसिलिटेट इम्प्रूव पोस्टल रिलेशन बिटवीन मेंबर कंट्रीज एंड प्रमोट कोऑपरेशन डिफरेंट पोस्टल सर्विसेज। तो हमारा पोस्टल का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, तो हम उन्हें गाइड भी कर सकते हैं, उन्हें बता भी सकते हैं कि आप इस तरीके से अपना पोस्टल सिस्टम रखिए, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है, और एक स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है इंटरनेशनल रिलेशन ख़त्म होता है। इस वीडियो के एंड में मैं एक वीडियो ऐड करूँगा जिसमें जो है यहाँ पर जितने भी लोकेशन है उनकी बात हुई है, मैं उसको ऐड करके इस वीडियो में लगा दूँगा, तो जिससे आपका लोकेशन भी जो है कवर हो जाएगा इस वीडियो में। सो थैंक यू। और इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेन लोकेशंस हैं उनका मैप दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट पोर्शन में बोला था कि मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट जियो पोलिटिकल रीजन्स के बारे में बताऊंगा जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इस वीडियो में उसी पे बात करेंगे, हम इस वीडियो के इस पोर्शन में उसी पे बात करेंगे। तो चलती शुरू करते हैं। पहले तो हम देखते हैं ये मिडिल ईस्ट। तो ये मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल के, फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन हो जाता है बिकॉज ऑफ अ वेरी क्रिटिकल थिंग दैट इज़ द एरिया बिटवीन रेड सी, ये आपका रेड सी है और ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो ये जो आपका सुएज़ कैनाल है, जो यहाँ पर सुएज़ कैनाल आपका जो लाई करता है इजिप्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका ये जो आपका इजिप्ट है, ये आपको इजराइल दिख रहा होगा, तो ये इजराइल ये स्टेट है, ना कि मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये इजराइल रीजन है आपका, ग्रीन से दिखा देता हूँ, ये इजराइल है रादर दैन ये इजराइल है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैप इस तरीके से है। तो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ने के लिए जो सुएज़ कैनाल है
अगर हम देखें सुएज कैनाल, यहाँ पर जो सुएज कैनाल है इसको अगर हम सुएज कैनाल, ठीक है, ये जो सुएज कैनाल है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंट लोकेशन इज सुएज कैनाल, ठीक है। ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन टू रेड सी एंड सब्सिक्वेंटली टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है, इसको कवर करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कनेक्टिंग पाथ हो जाता है आपका यूरोप प्लस साउथ ईस्ट एशिया, है ना, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है ये स्ट्रेट। 12% दुनिया का ट्रेड यहाँ से होता है इस कैनाल से, सुएज कैनाल से, ठीक है। तो आपका फिर यहाँ पे अरेबियन सी आ जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे आप टर्की की पोजीशन देख सकते हैं कि ये टर्की है आपका, ठीक है, ये आपका टर्की है, और यहाँ पे आपका कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, टर्की है, ईरान, सीरिया को है, तो सारा जो है यहाँ पे आपके पूरे फॉसिल फ्यूल से भरे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने बात की थी आपसे लेवांट रीजन की, तो ये देखिए ये लेवांट रीजन है पूरा आपका, ठीक है। इसमें सीरिया आता है, इसमें जॉर्डन आता है, इसमें इज़राइल भी आता है, साइप्रस आता है, लेबनान आता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये इंपॉर्टेंट रीजन क्यों है? क्योंकि ये सेंट्रल एशिया को यूरोप से भी कनेक्ट करता है, प्लस वाटरवे जो है वाया ब्लैक सी एंड मिड सी, सॉरी ब्लैक सी नहीं, आई थिंक ये मिड सी ही है, ठीक है, वाया मिड सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये आपको यूएस भी ले जाता है, लैटिन अमेरिका ले जाता है, इंग्लैंड भी ले जाता है, ठीक है। ये आपको वाटरवे के थ्रू ले जाता है, प्लस आप मेडिटेरेनियन सी में जाएंगे तो आप साउथ ईस्ट एशिया में भी आ जाएंगे विदाउट एनी इशू, ठीक है, वाया सुएज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्लस यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इज़राइल एंड पैलेस्टीन का, ठीक है, इज़राइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत इशू है। और प्लस कुछ दिन पहले यहाँ ISIS जो सीरिया में था वो भी एक इशू था, ठीक है। ये 3-4 इशू यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लेवांट रीजन कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं हम, देखिए मैंने बोला था कि रशिया और यूक्रेन का जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या है। तो रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था 2014 में, ठीक है। तो क्रीमिया ये रीजन है। अब रशिया ने क्यों यहाँ किया था? पहले यूक्रेन रशिया के ही पास था, फिर 1992 में जो है पूरा USSR जब डिवाइड हुआ है तो उसके बाद यूक्रेन अलग कंट्री हो गई थी और USSR जो है रशिया में बन गया था, ठीक है। तो आप ये देखिए ये क्रीमिया जो है यहाँ पे अगर हम इसको जूम इन करें, ठीक है, इस फोटो को हम जूम इन करते हैं किसी तरीके से कि अगर आपको दिख रहा होगा, जूम इन हो रहा होगा तो ये दिख रहा होगा कर्च, आपको ये कर्च दिख रहा होगा, ठीक है। तभी आपको कुछ दिन पहले न्यूज़ आई होगी अभी जून में कि कर्च के बीच पे बम्बार्डिंग हुई है, ठीक है। अभी क्रीमिया ने रशिया को एनेक्स कर लिया है, ठीक है। तो ये अब क्रीमिया जो है ये आपका सी ऑफ ओजोव जो है आपका ब्लैक सी से लगता है बाई द कर्च स्ट्रेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सी ऑफ ओजोव और ब्लैक सी जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं बाई कर्च। एक बहुत ही छोटा सा, देखिए कितना छोटा है, अगर जूम इन भी करते हैं तो भी नहीं दिख रहा है, ये इतना छोटा जगह है। तो ये जो है यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है, ठीक है। तो कर्च स्ट्रेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है। और अगर यहाँ पे रशिया जो है अगर अपना होल्ड होता है तो रशिया को ब्लैक सी में जाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ़ रशिया डजंट गेट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ कर्च तो ब्लैक सी का उसका चला जाएगा और उसके बाद वो साउथ ईस्ट एशिया भी चला जाएगा उसके हाथ से डायरेक्ट कनेक्ट विदाउट एनी लैंड रूट, ठीक है। अब हम आते हैं ब्लैक सी को देख लेते हैं। तो देखिए ये रशिया है, ये कर्च स्ट्रेट है, ठीक है, ये सी ऑफ अजोव है, ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी भी यहाँ से बॉस्फोरस स्ट्रेट से सी ऑफ मरमरा है, फिर यहाँ एजियन सी में कनेक्ट होता है, ठीक है। एजियन सी से आपका यहाँ पर आ जाता है मिड सी, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी से आपका जो है यहाँ पे आता है सुएज कैनाल, सुएज से आ जाता है रेड सी, रेड सी से आ जाता है अरेबियन सी,
एंड देन पूरा इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर यहाँ पे रशिया क्रीमिया का कॉन्फ्लिक्ट जो है, क्रीमिया यहाँ पर है आपका, मैं अगर इसको ऐसे कर सकूँ, ठीक है, तो ये आपका रीजन जो है ये क्रीमिया है, ठीक है। रशिया अर्लियर डोंट हैव कंट्रोल ओवर हियर, नाउ इट हैज़ कंट्रोल ओवर हियर, ठीक है। तो उसको पास अब इस पूरे वाटरवे का एक अच्छा पूरा जो है कंट्रोल है, जो कि उसको चाहिए फॉर द ट्रेड, ठीक है। तो यही है इंटरनेशनल रिलेशन। अब हम थोड़ा टर्की को भी देख रहे थे, टर्की भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए टर्की, अब यहाँ ब्लैक सी है, तो ये देखिए आपको टर्की दिख रहा है, तो यहीं को हम देख लेते हैं। ये टर्की है ब्लैक सी के नीचे, ठीक है, ब्लैक सी के नीचे हमारा टर्की है, ठीक है, ब्लैक सी के नीचे टर्की है। टर्की भी यहाँ से जो हम ये देख रहे थे, ये जो स्ट्रेट बना हुआ है, इस स्ट्रेट का नाम है, यहाँ पे आपका स्ट्रेट है एजियन सी के पास, डैंडलिस बॉस्फोरस स्ट्रेट है। बॉस्फोरस स्ट्रेट से आप मेडिटेरेनियन में आ जाते हैं, मेडिटेरेनियन से फिर आप जो है रेड सी के थ्रू फिर आप एशिया में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये टर्की के लिए भी, अगर आपको इस मेडिटेरेनियन सी से आप एशिया तो आ ही रहे हैं, प्लस आप यूरोप भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो ये जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, ठीक है, सीरिया, इराक, ठीक है। अब सीरिया के पास है वाटर, लेकिन इनके पास नहीं है, जॉर्जिया और आर्मीनिया के पास। या तो जॉर्जिया ब्लैक सी से होकर जाए या तो टर्की से होकर जाए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसको आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। जैसे टर्की की बाउंड्री कंट्रीज़ को याद करने का है, एक निमोनिक्स होता है टर्किश बर्गर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये टर्किश बर्गर आप याद करेंगे तो टी से टर्किश हो जाता है, फिर बी से कंट्री हो जाता है, फिर आपका ई से कंट्री इजिप्ट हो जाता है, आर से रोमानिया कंट्री हो जाता है, बी से बुल्गारिया हो जाता है, यू से यूनान मतलब ग्रीस हो जाता है, फिर आर से आपकी रसिया हो जाता है, ठीक है, जी से जॉर्जिया हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी सारी कंट्री हैं जो कि आपका काम हो जाता है। आर्मेनिया है ए से, ठीक है। तो ये आपकी सारी कंट्री इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए, इन मैप्स को अच्छे से देखिए, और ये आप मुझे फीडबैक दीजिए कि मैं इस पे आगे और किस चीज़ से वीडियो बना सकता हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। थैंक यू।